13 साल के होमलेस लुई विटॉन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो एलवी ब्रांड है आगे चल के दुनिया के अंदर क्या बनने वाला है। सेम टाइम पे अपने ही देश के अगेंस्ट में जाके लुई विटॉन और कोको शैनल ने नाजी गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया और लोग भड़के। इंडिया के अंदर तो लुई विटॉन ने मिनिस्टर कमलनाथ से जाके बार बार बात करी और ये जो फॉरेन ओनरशिप का जो इशू था इसको 2011 में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 7 महीने के अंदर एलवी के 38 कस्टमाइज्ड ट्रंक मंगवाए। अगर एलवी पे डिस्काउंट दिखा तो मान लेना या तो वो नकली है या फिर वो सेकंड हैंड है। गूगल, ब्रिटनी स्पीयर्स, हैंगओवर पार्ट 2 पे एलवी के लॉयर की टीम ने बैक टू बैक लीगल केस करने चालू किए। अब इस टाइम पे गुची ने तो अपने शेयर्स बचा लिए थे, लेकिन हम इस वालों को अर्जेंट फैमिली मीटिंग बुलानी पड़ी। एलवी के बैग में ऐसा क्या है कि गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देगा ये? देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो आपका टाइम और पैसा दोनों बचाएगा। आजकल सब पेपर वर्क साइन करने के लिए ई साइन यूज करते हैं, और करे भी क्यों ना। पहले डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कुरियर करके वेट करना पड़ता था, लेकिन अब यही काम मिनट्स में हो जाता है और इसको आसान बनाया है उडू की साइन ऐप ने। ई साइन करने के लिए आप बस साइन ऐप में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और जहां जहां आपको साइन या डिटेल्स चाहिए वहां ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, मैंडेटरी मार्क करिए। अगर डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा लोगों के साइन चाहिए, जैसे रिक्रूटमेंट करने में एचआर को कैंडिडेट और मैनेजर से साइन कराना हो, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डिटेल्स कौन कौन फिल करेगा और कौन कहां साइन करेगा, किसके साइन पहले होने हैं और किसके बाद में। और इसमें रिमाइंडर्स भी स्केड्यूल होते हैं, तो फॉलोअप की टेंशन नहीं है। सिग्नेचर करने के लिए डिजिटल साइन या ड्रॉ या फोटो अपलोड करिए। फुल्ली साइंड कॉन्ट्रैक्ट का डिजिटल सर्टिफिकेशन सारी पार्टीज को ऑटोमेटिकली मेल भी हो जाता है और ये इंडिया में लीगली एप्लीकेबल भी है। छोटे बड़े हर बिजनेस की सारी नीड्स पूरी करने के लिए उडू पे ऐसी कई एप्स हैं जहां आप एक ऐप हमेशा के लिए फ्री में यूज कर सकते हो और सिर्फ 580 रुपीज सब्सक्रिप्शन में आप सारी एप्स यूज कर सकते हो। चेक करिए उडू साइन ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, आज से करीब 200 साल पहले फ्रांस के अंदर एक विलेज है आसे नाम से। इस विलेज के अंदर जेवियर विटॉन नाम का एक आदमी रहता था और इनके घर में 4 अगस्त 1821 को जन्म होता है लुई विटॉन का। लुई विटॉन के जो फादर थे ये गरीब किसान थे और मदर क्रोनी जो थी वो हैट्स बना के बेचती थी और ऐसे करके इनका घर चलता था। अब क्योंकि फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, तो लुई विटॉन ने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के अपने फादर के साथ खेतों में ही टाइम बिताया। और जब लुई विटॉन करीब 10 साल के थे, यानी कि ईयर 1831 का टाइम था, तो लुई विटॉन की जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि डेथ होने के कुछ ही टाइम बाद लुई के जो फादर थे वो दूसरी शादी कर लेते हैं और शादी होने के बाद लुई विटॉन की जो स्टेप मदर थी वो लुई को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी और उनके फादर भी इसमें कुछ नहीं करते थे। अब ईयर 1831 में लुई विटॉन के जो फादर थे उन्होंने शादी की थी और आने वाले 3 साल तक लुई जो थे ये सारी चीजें झेलते हैं, लेकिन जब खाने वगैरह में दिक्कत होने लग जाती है और चीजें हद से बहुत ज्यादा बाहर हो जाती हैं, तो ईयर 1835 में जब लुई विटॉन 13 साल के थे, ये रात में अपने घर से बिना किसी को बताए भाग के पेरिस की तरफ जाने लगते हैं। और पेरिस की तरफ ही लुई इसलिए जाते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे लुई ने बहुत ज्यादा नाम सुना था पेरिस का कि यहां पे बहुत ज्यादा काम होता है। तो ये अपने हिसाब से बिना किसी से पूछे आसे से पेरिस की तरफ निकलने का प्लान स्टार्ट कर लेते हैं। अब लुई विटॉन ने ये प्लान तो बना लिया था, लेकिन इस पूरे प्लान में दिक्कत ये थी कि आसे से पेरिस जो था वो 292 माइल्स की दूरी पे था और लुई विटॉन जो थे उनके पास इतनी दूर जाने के लिए पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो लुई को मजबूरन पेरिस की तरफ पैदल जाना पड़ता है। अब इस पूरे रास्ते में बीच बीच में जो विलेजेस वगैरह आए वहां पे लुई विटॉन रुके, वहां छोटे मोटे काम किए ताकि खाने का इंतजाम हो सके, रहने का इंतजाम हो सके। और कभी कभी जब रहने की जगह नहीं होती थी तो ये जंगल में ही सो जाते थे और कई बार तो ये भूखे भी सोते थे। और ये सारा सिलसिला 2 साल तक चलता है। लुई विटॉन जो थे वो बीच रास्ते में काम करते करते कॉन्टिन्यूअसली पेरिस की तरफ बढ़ते रहे और फाइनली ईयर 1837 में लुई विटॉन पेरिस पहुंच जाते हैं। अब पेरिस पहुंचने के बाद एलवी का सबसे मेन एम था कि कुछ भी काम पकड़
पकड़ के अपने खाने वगैरह का इंतजाम करना। और अच्छी बात यह थी कि सेम टाइम पे पेरिस के अंदर जो रेलवे सर्विस थी वो भी बस ताजा ताजा शुरू हुई थी, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रैवल था उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जब लोग ट्रैवल करते थे तो उनको अपने साथ सामान भी लेके जाना होता था, तो वो बॉक्स के अंदर सामान लेके जाते थे। तो उस एरिया में बॉक्स बनाने वालों का जो काम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था पेरिस के अंदर। और सेम टाइम पे मॉन्सियर नाम का उसी एरिया में क्राफ्टमैन था जो ऐसे ही बॉक्स बनाने का काम करता था, और वो अपने लिए एक सस्ता हेल्पर देख रहा था। और सेम टाइम पे लुई विटॉन मॉन्सियर के पास जाके काम मांगते हैं, और क्योंकि मॉन्सियर को जरूरत थी तो मॉन्सियर जो है वो लुई विटॉन को अपने पास बड़े आराम से काम करने के लिए रख लेते हैं। अब इसके बाद लुई विटॉन ने मॉन्सियर के पास करीब 16 साल तक बहुत ही मेहनत और मन लगा के काम किया, और लुई इतना अच्छा काम करने लगे कि मॉन्सियर की शॉप पे जो भी लोग बॉक्स बनवाने आते थे उनकी पहली प्रेफरेंस रहती थी कि उनका बॉक्स लुई विटॉन ही बनाए। तो इस वजह से लुई जो थे वो सारे कस्टमर के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। अब ये जो शॉप थी इसके अंदर 16 साल कंटिन्यूअसली काम करने के बाद ईयर 1852 में लुई की जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसकी वजह से लुई की जो जिंदगी थी वो बिल्कुल बदल जाती है। होता क्या है कि फ्रांस का जो एम्परर था नेपोलियन द थर्ड, उसकी वाइफ एम्प्रेस यूगिनी, उसको लुई विटॉन का जो काम था वो इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि वो लुई विटॉन को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर हायर कर लेती है। उस टाइम पे जब लोग ट्रैवल करते थे तो बहुत ज्यादा सामान होता था जो बॉक्स में सेट होके जाता था, तो बॉक्स को बनाना और सेट करना भी उस टाइम पे एक जॉब मानी जाती थी। इस एक इंसिडेंट की वजह से इस पूरे एरिया के अंदर लुई विटॉन का जो नाम था उसका बहुत ज्यादा हल्ला होने लगा था। लुई अब एक ऑर्डिनरी बॉक्स मेकर से सीधे एलीट और रॉयल क्लाइंट के ग्रुप में पहुंच गए थे, और अब लुई के जो क्लाइंट थे वो सारे हाई सोसाइटी से थे जो डायरेक्ट लुई के साथ कांटेक्ट में रहते थे। अब इसके बाद लुई ने क्या किया, 22 अप्रैल 1854 को शादी की, और शादी के कुछ ही टाइम बाद रूनर्व द कैप्यूसीन में एक जगह ढूंढ के अपनी खुद की शॉप खोल ली, और सेम बिल्डिंग के मेज़ानिन फ्लैट में अपना घर भी लिया। एक होमलेस लड़के के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो खुद लुई विटॉन ने भी नहीं सोचा था। अब लुई ने ये अपनी शॉप तो खोल ली थी, लेकिन पहले क्या होता था, जब लुई ट्रंक वगैरह बनाते थे तो ये खुद बनाते थे, लेकिन जब लुई ने अपनी शॉप खोली तो वो सारे के सारे जो ट्रंक्स थे वो सप्लायर से बनवाने लगे, और इससे उनकी ट्रंक की क्वालिटी एकदम डाउन हो गई, बहुत ज्यादा कंप्लेन आने लगी। तो लुई विटॉन ने ईयर 1858 में 76 रू ड्यू रोशे में एक और लोकेशन देख के ट्रंक्स के प्रोडक्शन का जो काम था वो भी खुद से ही शुरू कर दिया। अब लुई विटॉन ने जब ये अपना सारा काम स्टार्ट किया तो लुई विटॉन की आदत थी कि ये छोटी से छोटी चीज बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। तो लुई विटॉन ने ये जो पेरिस के अंदर ट्रैवल के टाइम पे बॉक्स यूज हो रहा था, इसमें एक लूप होल नोटिस किया, जिसकी वजह से लुई विटॉन पहले आदमी बने पेरिस के अंदर जिन्होंने ये जो ट्रैवल लगेज का जो बैग यूज होता था इसका पूरा गेम चेंज कर दिया। जैसे मैंने बताया था कि ट्रेन जो थी वो पेरिस में नई आई थी, उससे पहले ट्रैवल के लिए मोस्टली हॉर्स कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी वगैरह चलती थी, जिसमें लगेज बॉक्स वगैरह रखने की जगह होती थी, और ये लगेज बॉक्स की जो लिड होती थी ये डोम शेप की होती थी ताकि बारिश वगैरह में उसके ऊपर पानी ना रुके। और ये जो बॉक्स होते थे डोम शेप वाले ये बहुत हैवी भी होते थे। अब हुआ क्या कि हॉर्स कैरेज की जगह जब लोगों ने ट्रेन से ज्यादा सफर करना शुरू किया तो सेम ये जो डोम बॉक्स थे उन्हीं का यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन ये जो डोम बॉक्स थे ये इतने प्रैक्टिकल नहीं थे ट्रेन के अंदर, क्योंकि डोम लिड वाले जो ट्रंक्स थे वो ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा जगह लेते थे और लोगों को इनको हैंडल करने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत ही हैवी होते थे। तो लुई विटॉन ने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, और इसके लिए लुई ने डोम शेप ट्रंक की जगह एक फ्लैट टॉप रेक्टेंगुलर ट्रंक निकाला। उस टाइम पे इसे स्टीमर ट्रंक भी कहते थे, और पुराने बॉक्स में जो पिग स्किन यूज होती थी जिसमें बहुत जल्दी क्रैक पड़ते थे, उसकी जगह लुई विटॉन ने अपने इस फ्लैट टॉप ट्रंक में ट्रायन कैनवस का यूज किया। ये एक हैवी ड्यूटी रेजिस्टेंट फैब्रिक होता है, लुई ने इसको ज्यादातर ग्रे कलर के अंदर यूज किया। ये फैब्रिक काफी हल्का होता था और साथ में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता था। इस फैब्रिक को यूज करने की वजह से ट्रंक की जो लाइफ थी वो और ज्यादा बढ़ गई और देखने में भी ये ज्यादा अच्छा लगता था। और क्योंकि इसकी जो शेप थी वो रेक्टेंगुलर थी तो इसकी वजह से सामान को एक के ऊपर एक रखा जाता था, जिसकी वजह से जगह का भी अच्छा यूटिलाइजेशन होता था और कन्वीनियंट भी रहता था। अब उस टाइम पे क्या था कि रिच लोग ज्यादा ट्रैवल करते थे और रिच लोगों को एलवी का ये जो बनाया हुआ फ्लैट टॉप ट्रंक था इसको बहुत ज्यादा पसंद किया इन्होंने, और बहुत ही कम टाइम के अंदर लुई विटॉन के जो रेक्टेंगुलर शेप ट्रंक्स थे ये बहुत ही जल्दी फेमस होने लगे। ये जो रेक्टेंगुलर ट्रंक थे लुई विटॉन के ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ही क्लीन और मॉडर्न लगते थे। हाल ये हो गया था कि उस पर्टिकुलर एरिया में ये जो मॉडर्न दिखने वाले एलवी के जो ट्रंक थे
एलीट क्लास के पास बहुत ज्यादा दिखने लगे। अभी ये सुनने में बहुत ही बेसिक सा लग रहा है कि डोम शेप था, उसको फ्लैट कर दिया, लेकिन उस टाइम पे पेरिस के अंदर बैग को यूज करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, उसको एक होमलेस कम पढ़े लिखे लड़के ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। और ईयर 1859 आते आते एलवी के जो फ्लैट टॉप ट्रंक्स की डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और एलवी रिच लोगों को ही टारगेट करते थे। उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर रिच लोगों का काम आसान कर दो तो फिर जितना भी पैसा आप मांगो वो देने के लिए तैयार रहते हैं। और यही रीजन है कि एलवी ने उस टाइम के जो रिच लोग थे उनकी नीड पूरी करने के लिए कस्टमाइज ट्रंक भी बनाए, क्योंकि उस टाइम पे ये ट्रेंड था कि सारा सामान एक ही ट्रंक में भर के ले जाया जाता था, तो इससे दिक्कत होती थी। लेकिन लुई विटॉन ने क्या किया था, उन्होंने अपने ट्रंक्स में कस्टमाइज करके अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया था बॉक्स को। जो एक बेसिक बॉक्स चलता था उसको बहुत ही मॉडर्न कर दिया था। अब इसके बाद लुई विटॉन ने एक और चीज नोटिस की कि उस टाइम पे फीमेल्स जो थी वो बैग्स बहुत कम यूज करती थी, क्योंकि फीमेल्स हैंडबैग जो थे वो सोसाइटी में उतने एक्सेप्टेड नहीं थे। कहा जाता था कि ये भारी और इनएलिगेंट होते हैं, इससे फीमेल को इंजरी भी हो सकती है। तो लुई विटॉन ने इन भारी फीमेल जो बैग्स थे इनका भी सोल्यूशन निकाला और कैनवस का यूज करके लाइट वेट और स्टाइलिश हैंडबैग निकाल दिए। और लुई विटॉन के छोटे से स्टेप से फीमेल हैंडबैग जो थे उनकी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो लुई विटॉन ने जो फीमेल हैंडबैग्स थे उनका ट्रेंड भी उस एरिया में बहुत ज्यादा फैलाया था। उस टाइम पे लुई विटॉन ये जो सारी चीजें कर रहे थे रिच लोगों के लिए ये एक इन्वेंशन की तरह था और वो इसके लिए कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे। और ये सारी चीजें जो लुई विटॉन कर रहे थे उसके लिए ईयर 1867 में एलवी को पेरिस के यूनिवर्सल एग्जीबिशन एट द वर्ल्ड्स फेयर में उसके यूनिक आइडियाज के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। अब इसके 2 साल बाद ईयर आता है 1869 और इस टाइम पे क्या था कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट होना था। स्विस कैनाल की ओपनिंग होनी थी, जिससे ट्रेड और ट्रैवल के जो नए रास्ते थे वो दुनिया भर के लिए खुलने थे। जब इस स्विस कैनाल की ओपनिंग का इवेंट हुआ तो इस इवेंट में लुई विटॉन के ट्रैवल बैग्स और ट्रंक्स का एक अलग ही चार्म दिखा। फ्रांस के सारे एलीट क्लास एलवी के स्टाइलिश ट्रंक्स और बैग्स लेके पहुंचे वहां पे। इस पूरे इवेंट में जब एलवी के बैग्स का ग्लैमर का तड़का लगा तो यहां से एलवी इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हुआ। इस इवेंट के अंदर एलवी के जो बैग्स थे उनका इतना डिस्कशन हुआ कि बड़े बड़े लोग इस एलवी के बैग्स के लिए फ्रांस में आने लगे। इजिप्ट के वाइस रॉय जो थे वो स्पेशली एलवी के बैग लेने के लिए फ्रांस गए और बैग्स इतने पसंद आए कि आगे चल के इनकी जो फैमिली थी एलवी को इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया रॉयल फैमिली के सप्लायर का। ये टाइटल एक प्रूफ था कि एलवी की जो क्राफ्टमैनशिप थी वो इतनी सुपीरियर है कि इजिप्ट की जो रॉयल फैमिली है उनको भी ये सप्लाई करते हैं। तो एलवी ब्रांड को जो इस तरीके से ऑनर किया जा रहा था उससे एलवी ब्रांड की इंटरनेशनल रेपुटेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था। और इजिप्ट से ज्यादा इंडिया के जो महाराजा थे वो एलवी के बैग्स के दीवाने हो गए थे। कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह को एलवी इतना पसंद आया कि उन्होंने 60 अलग अलग एलवी के ट्रंक्स ऑर्डर कर दिए। कपड़े के लिए अलग, तलवार के लिए अलग, टर्बन, हर चीज के लिए एलवी के कस्टमाइज्ड ट्रंक्स बनवाए गए। ऐसे बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ भी एलवी के रेगुलर कस्टमर बने। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 7 महीने में एलवी से 38 कस्टमाइज्ड ट्रंक्स मंगवाए। पोलो आउटफिट के लिए अलग, सिगरेट ड्राइंग के लिए अलग, हर चीज के लिए महाराजा ने अलग अलग एलवी के कस्टमाइज्ड बैग मंगवाए। और यहां से एलवी की जो ब्रांडिंग थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि बहुत ही पावरफुल और रिच लोग इसको यूज कर रहे थे। और जो चीज पावरफुल और रिच लोग यूज करते हैं वो चीज मिडिल क्लास और गरीबों के लिए भी एस्पिरेशनल बन जाती है। वो भी चाहते हैं कि अगर ये बैग मिल जाए तो उनकी भी रेपुटेशन उससे मैच हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ईयर 1870 आता है तो लुई विटॉन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। इस टाइम पे फ्रैंको प्रूशियन वॉर स्टार्ट हो जाती है और इस वॉर की वजह से लुई को मजबूरन पेरिस में अपनी शॉप और सामान को छोड़ के पेरिस से थोड़ी दूर पे एक जगह है एशनीड्स, यहाँ पे हजारों लोगों के साथ रिफ्यूजी कैंप में शिफ्ट होना पड़ता है। अब जैसे ही लुई विटॉन रिफ्यूजी कैंप में शिफ्ट होते हैं, वॉर के चलते लुई विटॉन की जो वर्कशॉप वगैरह थी सब तोड़ दी जाती हैं। टूल्स, कैनवस वगैरह जो सारा सामान था वो सब चोरी कर लिया जाता है और लुई विटॉन ने जो भी कुछ बनाया था इस वॉर के चलते सारा कुछ खत्म हो जाता है। और जब ईयर 1871 में वॉर खत्म होती है तो लुई विटॉन के पास कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ लूट गया होता है। लुई विटॉन दोबारा से वहां खड़े थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन इस वॉर की वजह से एक चीज ऐसी हुई थी जिससे लुई को बहुत फायदा हुआ। प्रॉपर्टी के जो रेट्स थे वो बहुत ज्यादा सस्ते हो गए थे और जो मेन और स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी सब सस्ते में मिल रही थी, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी के पास पैसे ही नहीं थे कि वो दुकानों को खरीद सके या रेंट पे ले सके। बहुत ही कम लोग थे जिनके पास कुछ सेविंग्स बची थी। लुई उनमें से एक थे जिनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे। जैसे ही लुई को शॉप्स के गिरते हुए रेट्स के बारे में पता चलता है, वो बिना किसी और चीज में पैसे लगाए सीधा क्या करते हैं, ओपरा डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 रूई स्क्राइब की शॉप ले लेते हैं। इस शॉप को लुई इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। ये जो शॉप थी ये रेलवे स्टेशन के पास थी। ग्रैंड होटल और होटल स्काइप जो था वो सामने ही था। स्ट्रैटेजिकली काफी अच्छी लोकेशन थी। पूरे एरिया के जो ट्रैवलर्स थे वो होटल या फिर ट्रेन या ट्रैवल के चक्कर में इस एरिया से जरूर होके गुजरते थे और फिर दोबारा से बहुत ही कम टाइम में लुई का जो बिजनेस था वो दोबारा से फ्लरिश करने लगता है। अब इसके बाद क्या होता है कि लुई विटॉन के बेटे जॉर्ज विटॉन जो इंग्लैंड में पढ़ाई करने गए थे और वहां से वापस आते हैं और आते ही उन्होंने अपने फादर लुई विटॉन को कन्विंस किया कि हमें फ्रांस के बाहर लंदन के अंदर भी ये जो हमारा एलवी का स्टोर है वो खोलना चाहिए, क्योंकि जॉर्ज को लगता था कि वहां पे ये जो ब्रांड है उनका वो और ज्यादा चलेगा। और कुछ टाइम सोचने के बाद उनके फादर लुई जो थे वो हाँ कर देते हैं और फिर जॉर्ज और लुई दोनों मिलके ईयर 1885 में लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट नंबर 289 पे एलवी की शॉप खोल देते हैं। ये उसकी ओरिजिनल पिक है। ये पहली एलवी की शॉप थी जो फ्रांस के बाहर लंदन में खुली थी। अब जब ये सारी चीजें हो गई थी तो एलवी को भी वही सेम दिक्कत आई जो बड़े ब्रांड्स को हमेशा आती है। एलवी के जो प्रोडक्ट्स थे वो कॉपी होने लगे और एलवी के फेक प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आने लगे। इससे एलवी का जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान हो रहा था। अभी जो कॉपी वगैरह हो रही थी इन सब चीजों से डील करने के लिए ये लोग छोटे छोटे स्टेप्स तो ले रहे थे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तो इस चीज से डील करने के लिए लुई विटॉन के बेटे जॉर्ज विटॉन अपने फादर से डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज ऐड करनी होगी जो कोई कॉपी ही ना कर सके। अपने इस बैग के थ्रू कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। लेकिन अब बात यह थी कि एक बैग है जो कि स्क्वायर शेप का है, उसके अंदर सिर्फ सामान रखने के लिए इधर से उधर ले जाना उसका काम है, उसमें कितना इनोवेशन हो। लेकिन एलवी के बैग्स जो थे उनके साथ ऐसा नहीं था। लोग जिसको सिर्फ एक सिंपल सामान ले जाने का बैग या बॉक्स समझते हैं, उसमें ये लोग हमेशा से कुछ ना कुछ अलग करके लेके आते थे। तो लुई विटॉन और उनके बेटे जॉर्ज जो थे एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गए। छोटी से छोटी चीज को उन्होंने नोटिस किया और जब ये सारी चीजें ये लोग कर रहे थे तो जॉर्ज विटॉन जो थे उनका ध्यान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पे गया और वो था बैग का लॉकिंग सिस्टम। उस टाइम पे क्या था कि जो रिच लोग थे वो ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करते टाइम महंगी महंगी पेंटिंग्स, वैल्यूएबल्स ट्रंक और बैग्स में लेके चलते थे और उस टाइम पे चोरी की बहुत न्यूज आती थी। ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते टाइम लोग इस पर्टिकुलर चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। लोग जो अपने ट्रंक्स यूज करते थे उसमें बड़े बड़े ताले लगाते थे, लेकिन चोर जो थे इसको इजीली तोड़ लेते थे। तो इससे निपटने के लिए एलवी ने टम्बलर लॉक का इन्वेंशन किया। इस लॉक की खास बात यह थी कि इसमें मल्टी पिन टम्बलर सिस्टम था जिसमें हर पिन को बिल्कुल सही जगह पर सेट करके ही खोला जा सकता था, जो चीज चोरों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो इस लॉक को बहुत ही ज्यादा टाइम लेके जॉर्ज विटॉन ने अपने फादर के साथ मिलके बनाया। उनको ये चीज पता थी कि ये जो लॉक सिस्टम उस समय बना रहे हैं वो अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ है, तो उन्होंने इसका पेटेंट भी करा लिया और फिर पूरे एरिया में मार्केट करने के लिए जॉर्ज ने एक सिंपल सी ट्रिक यूज करी। जॉर्ज ने क्या किया, एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल पब्लिश करवा के दुनिया के फेमस एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडीनी जो थे उनको चैलेंज किया कि वो जो एलवी का बैग है उसके अंदर जो लॉक है उसको क्रैक करके दिखा दे। अब जब ये न्यूज़ पब्लिश हुई तो दूर दूर तक डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि हुडीनी जो है वो एलवी के इस लॉक सिस्टम को तोड़ पाएंगे कि नहीं। लेकिन हुडीनी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इस एक चीज से पूरे मार्केट के अंदर एलवी के जो लॉक थे उनका हल्ला हो गया। लोगों में इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप उस टाइम पे एक अमीर आदमी होते जो महंगे सामान लेके ट्रैवल कर रहा है तो एलवी का बैग कितना ही महंगा क्यों ना हो आप उसको जरूर लोगे। तो अमीर लोगों की लाइन लग गई इस बैग को लेने के लिए और यहां से एलवी जो था वो धीरे धीरे करके रिच लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा था, क्योंकि उनको ये यकीन हो गया था कि एलवी का अगर ट्रंक है, बैग है तो वो चोरी नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे ये हुई कि एलवी की फेक कॉपी बनाने वाले जो लोग थे अब इस लॉक की कॉपी नहीं कर पा रहे थे। तो रिच लोग जो थे वो ओरिजिनल एलवी कौन सा है मार्केट के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना उनके लिए बहुत आसान हो गया था और इस चीज से एलवी की डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ईयर 1889 में लुई विटॉन ने पेरिस के वर्ल्ड्स फेयर में गोल्ड मेडल भी जीता इस चीज के लिए। अब यहां से एलवी अपने बैग में यूटिलाइजेशन पे तो ध्यान देता ही देता था कि वो अच्छे से यूज हो सके, उसके साथ साथ अपने बैग में एक एस्पिरेशनल वैल्यू भी ऐड करने लगे। ये रिच लोगों की ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करने लगे, क्योंकि उनको पता था इससे वो ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स लिए जो आज की डेट में बहुत ही नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उस टाइम पे इनका बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था। जैसे रिच लोगों को एलवी के बैग खरीदने में दिक्कत ना हो, इसके लिए पहली बार एलवी ने फ्रेंच और इंग्लिश में
एलवी के सारे प्रोडक्ट्स जो थे उनका कैटलॉग बना के लॉन्च किया था। अब आपको अभी ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल सी चीज लग रही होगी कि एक कैटलॉग ही तो है, वही लॉन्च किया है, लेकिन उस टाइम पे सारी चीजें जो थी वो पहली बार हो रही थी। एलवी रिच लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जो खुद रिच लोगों को भी नहीं पता थी। अब इसके बाद क्या होता है कि डेट आती है 27 फरवरी 1892, सेम ईयर जिस ईयर में कैटलॉग लॉन्च किया था इन्होंने। इसी ईयर में लुई विटॉन की डेथ हो जाती है ब्रेन कैंसर की वजह से। और अब यहां से एलवी ब्रांड जो था, इसकी सारी जिम्मेदारी जो थी उनके बेटे जॉर्ज विटॉन पे आ गई थी। फादर की जब डेथ हुई तो जॉर्ज अपने फादर से बहुत करीब थे, तो वो भी अपने फादर का जो सपना था उसको आगे बढ़ा के एलवी ब्रांड को और आगे ले जाना चाहते थे। तो फिर जॉर्ज विटॉन के फादर लुई विटॉन की जब डेथ हुई तो इसके एक साल बाद 1893 में जॉर्ज एलवी ब्रांड को यूएस के शिकागो में हो रहे वर्ल्ड फेयर में ले जाते हैं ताकि एलवी को यूएस के अंदर भी लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सके। और इस वर्ल्ड फेयर के टाइम पे जब जॉर्ज एक्चुअल में यूएस के अंदर थे तो इनकी मीटिंग जेपी मॉर्गन से हुई और उसके बाद ही जेपी मॉर्गन और उनकी फैमिली को इन्होंने अपना क्लाइंट बना लिया। और इसके नेक्स्ट डे ही जॉर्ज ने जॉन वानामेकर से बात करके उनका जो उस टाइम पे स्टोर था द वानामेकर नाम से, उनको राजी कर लिया कि उस स्टोर के अंदर वो एलवी के जो बैग्स हैं उनको भी रख के बेचना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से एलवी का ब्रांड और एलवी के प्रोडक्ट जो थे वो यूएस में पहली बार पहुंचे। अब इसके बाद जॉर्ज ने अपना सारा फोकस लगा के एलवी के बैग के लिए एक यूनिक ब्रांड रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए, इस पे काम किया। इसके लिए जॉर्ज ने ईयर 1896 में मोनोग्राम्ड कैनवस डिजाइन लॉन्च कर दिया, जिसमें इन्होंने क्वार्टर फॉइल्स यानी कि 4 सिस्टमैटिक लीव्स, इसके साथ साथ फ्लावर्स और एलवी के इनिशियल्स का यूज करके एक यूनिक डिजाइन बनाया जो आज भी आप देखते होंगे। एलवी के इनिशियल्स इन्होंने इसलिए लिखवाए क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था कि जो पेंटर्स होते थे वो जहां भी अपना काम करते थे या पेंटिंग करते थे तो नीचे उसी पेंट से सिग्नेचर कर देते थे अपने नाम से। तो जॉर्ज ने भी इसी चीज से इंस्पिरेशन लेके अपने फादर की याद में हर एलवी के प्रोडक्ट पे लुई विटॉन के इनिशियल्स एल और वी हर प्रोडक्ट पे ऐड कराया, जैसा कि आप आज की डेट में भी देखते होंगे एल और वी जो है वो होते हैं इसमें। ये जो जॉर्ज ने डिजाइन बनाया था जो आज की डेट में भी हम देखते हैं, जॉर्ज ने इंस्पिरेशन ली थी जापानीज फ्लोरल मोटिव्स आर्ट से, जिसमें फूल के पैटर्न्स होते हैं वो यूज किए थे क्योंकि ये पैटर्न हार्मनी और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते थे। ये जो जॉर्ज ने एलवी का नया मोनोग्राम्ड कैनवस डिजाइन बनाया था जो आज की डेट में भी हम देखते हैं, इसका ब्रांड रिकॉल वैल्यू के साथ साथ एक और एडवांटेज था। इस डिजाइन को जॉर्ज ने इतने प्रिसाइज और अलाइनमेंट के साथ बनवाया कि कोई अगर फेक एलवी के प्रोडक्ट बनाता था तो पकड़ा जाता था। छोटे से छोटी डिटेल्स और पूरे डिजाइन की अलाइनमेंट कहीं भी मिस ना हो, इसके लिए जॉर्ज ने, भले पैसा बहुत ज्यादा लगा लेकिन प्रोडक्शन में इन्होंने हर एक बैग को मशीन की बजाय हैंडमेड ही बनाया। उस टाइम पे बाकी कंपनीज जो थी वो मशीनों में एक के बाद एक बल्क में बनाती थी अपने प्रोडक्ट को, वैसा जॉर्ज ने नहीं किया। हर एक प्रोडक्ट पे एक एक चीज बिल्कुल सटीक तरीके से बने, इसके लिए उन्होंने हर एक प्रोडक्ट अपना हैंडमेड ही रखा। और इस चीज की वजह से मार्केट के अंदर जो फेक एलवी था और जो ओरिजिनल एलवी था उसमें जो फर्क था वो साफ पता चलता था। और एलवी के बैग्स को अगर कोई बहुत ही प्रिसाइजली कॉपी करके बनाए तो हैंडमेड प्रोडक्शन की कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती थी, तो उसकी वजह से कॉपी करने वालों के लिए बहुत दिक्कत आ गई थी। और इस तरीके से एलवी का जो फेमस डिजाइन है जो आज आप देखते हो वो बना था। और जॉर्ज ने ये जो डिजाइन बनाया था उसको 21 मार्च 1905 को नेशनल ऑफिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से ट्रेडमार्क करवा लिया। ये उस एग्रीमेंट की कॉपी है जो डिजाइन आज भी आप देखते हो। तो सबसे पहले ये ग्रे वाला डिजाइन यूज होता था, फिर उसके बाद ब्राउन और डार्क ब्राउन स्ट्रिप वाला डिजाइन आया, फिर ये डिजाइन आया और फाइनली फिर ये वाला डिजाइन यूज हुआ जो आज की डेट तक यूज होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1936 में जॉर्ज विटॉन की भी डेथ हो जाती है और जॉर्ज विटॉन के बेटे गैस्टन लुई विटॉन एलवी के बिजनेस को संभालते हैं। लेकिन जैसे ही ये एलवी को संभालना स्टार्ट करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। दोबारा से एलवी की सारी सेल्स जो थी वो खत्म हो जाती हैं और इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। हुआ क्या था कि जर्मनी से हिटलर की नाजी गवर्नमेंट ने फ्रांस पे अटैक करके अपनी पपेट गवर्नमेंट को बैठा दिया था। तो फ्रांस के अंदर बच्चा बच्चा इस नाजी गवर्नमेंट के खिलाफ बॉयकॉट कर रहा था और फ्रांस के सारे बिजनेस नाजी के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाने के चक्कर में बंद होते जा रहे थे। लेकिन लुई विटॉन ने फायदे के चक्कर में नाजी गवर्नमेंट का बॉयकॉट नहीं किया, बल्कि हिटलर की पपेट गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के उनके लिए कुछ प्रोपेगेंडा पोस्टर्स, स्टैचू बनाए, नाजी के स्पेशल ऑर्डर्स भी लिए। उस टाइम पे सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, सिर्फ एलवी की शॉप खुली थी और एक और कोको शैनल डिजाइनर था उसकी भी शॉप खुली थी क्योंकि उसने भी नाजी के साथ कोलैबोरेट किया था। और फ्रांस के जो लोग थे इससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और फिर कुछ टाइम बाद जब वॉर खत्म हुई, जर्मनी की हार हुई और हॉलोकॉस्ट जैसे इंसिडेंट लोगों के सामने आए तो लोगों ने एलवी का खुल के अपोज किया। एलवी की जो रेपुटेशन थी वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। तो एलवी ने कैसे अपने फायदे के लिए अपने देश के खिलाफ जाके नाजी का सपोर्ट किया, इसकी एक एक डिटेल्स आपको लुई विटॉन द फ्रेंच सागा एक बुक है
उसमें मिल जाएगी। गैस्टन विटॉन की जो सर्वाइवल टैक्टिक थी आज की डेट तक एलवी के लिए एक दाग की तरह है, जिसको एलवी ये कह के डिफेंड करता है कि उस टाइम पे सर्वाइवल के लिए वो चीज की गई थी, अगर नहीं करते तो आज एलवी होता ही नहीं। अब वॉर वगैरह खत्म हो गई थी, धीरे धीरे करके एलवी अपने काम को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फ्रांस के अंदर बाकी बिजनेसेस तो उस टाइम पे नीचे आ गए थे, लेकिन क्योंकि एलवी ने हाथ मिला लिया था नाजी गवर्नमेंट से, तो उसको एडवांटेज था। एलवी बाकी बिजनेस के कंपैरेटिवली बहुत तेजी से बढ़ा और यही वो टाइम था जब एलवी ने और प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। एलवी ने अमीरों की जरूरत के हिसाब से हर चीज के लिए सेपरेट प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कटलरीज के लिए सेपरेट एलवी बॉक्स, मिनी बार का शौक रखने वाले जो रिच लोग थे उनके लिए अलग से एलवी के बॉक्स, कार में ट्रैवल करने वाले जो रिच लोग थे उनके लिए और आसानी हो उसके लिए एक और कस्टमाइज एलवी बैग। इस तरीके से हर स्पेसिफिक पर्पस के लिए एलवी ने अलग अलग कस्टमाइज जो बॉक्स थे वो लॉन्च किए। और फिर कुछ टाइम बाद ईयर 1970 आते आते गैस्टन लुई विटॉन जो थे उनकी भी डेथ हो जाती है। और ये जो गैस्टन की डेथ हुई थी ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था एलवी की बिजनेस की हिस्ट्री में, क्योंकि गैस्टन की डेथ के बाद इनके जो बच्चे थे उनको उतना एक्सपोजर नहीं था एलवी के बिजनेस का, कि किस तरीके से एलवी का जो पूरा बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना है, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। और धीरे धीरे करके एलवी की जो सेल्स थी वो भी गिर रही थी। तो गैस्टन विटॉन के जो बच्चे थे उन्हीं में से एक थी ओडील विटॉन। इनकी शादी हुई थी हेनरी रकमेर से। अब हेनरी जो थे ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। इन्होंने अपनी कंपनी स्टाइनॉक्स को ग्लोबली सक्सेसफुल बना दिया था, बहुत ही कम टाइम में किया था इन्होंने। तो लुई विटॉन की फैमिली ने एलवी को संभालने का जो जिम्मा था वो हेनरी को दिया। ये पहली बार हुआ था जब विटॉन फैमिली की ब्लड लाइन से अलग कोई एलवी को चला रहा था। और अभी तक एलवी जो था वो एक फैमिली बिजनेस की तरह चल रहा था। 70 एम्प्लॉइज थे और 10 मिलियन यूरो का टर्नओवर था। और अब जब हेनरी ने एलवी को मैनेज करना स्टार्ट किया तो एलवी जो कि एक फैमिली बिजनेस की तरह चल रहा था उसको एक मैसिव कॉर्पोरेशन में बदल दिया। और इन्होंने छोटे छोटे चेंजेस किए थे, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने किया था जिससे एलवी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। हेनरी ने नोटिस किया था कि एलवी अपना काम अब धीरे धीरे करके होलसेलर के हाथ में ज्यादा देने लगा था, और ये जो बीच में होलसेलर थे ये 100% से ज्यादा कट अपने पास रख रहे थे। तो हेनरी ने क्या किया, एलवी जो ब्रांड था उसके अंदर ये जो पूरा होलसेल का कॉन्सेप्ट था इसको चेंज करके सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट खुद ही एलवी की रिटेल शॉप से बेचना स्टार्ट कर दिए। और जहां कहीं भी होलसेलर वगैरह थे उनको सबको हटा दिया और इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 6 साल के अंदर एलवी को 250 मिलियन यूरो से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। इसीलिए आप देखते हो कि आज की डेट में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। और फिर इसके बाद एलवी को और आगे बढ़ाने के लिए हेनरी ने क्या किया, ईयर 1984 में एलवी को पेरिस स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया। और जो फंड रेज हुआ उससे इन्होंने पूरे वर्ल्ड में खुद के 130 से ज्यादा एलवी के रिटेल शॉप्स खोले, वो भी बिना किसी मिडिल मैन के। और ये चीज इनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बना। यूएसए, जापान, हर जगह इस फ्रेंच लग्जरी ब्रांड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। एलवी ने ईयर 1987 में $1 बिलियन की सेल्स की। आप सोच के देखिए 13 साल के होमलेस लुई विटॉन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एलवी इतना बड़ा बन जाएगा। Louis Vuitton is the #1 luxury brand in the world, valued at over $30 billion. Its history dates back to the 19th century and begins with a homeless teenager who could only dream of success. अब देखिए हेनरी ने एलवी को शेयर मार्केट में लिस्ट करके एलवी को प्रॉफिटेबल तो बना दिया था, लेकिन इससे एलवी के शेयर्स जो थे वो ओपन मार्केट में आ गए थे। और आगे चल के यही चीज विटॉन फैमिली के लिए दिक्कत लाके खड़ी कर देती है। और इसी की वजह से एलवी ब्रांड जो है उसकी ओनरशिप विटॉन फैमिली के हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में चली गई। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब एलवी के शेयर्स ओपन मार्केट में अवेलेबल हो गए थे तो उस टाइम पे क्या था कि एक ट्रेंड सा चल रहा था जहां पे अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहे थे। मतलब कि जो अंडर वैल्यूड कंपनी थी उनके शेयर्स खरीद के उनको अपने कंट्रोल में ले रहे थे और फिर अपनी मनमानी कर रहे थे। तो हेनरी को भी डर था कि उनकी जो कंपनी है एलवी, जिसके शेयर्स ओपन मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको भी कहीं कोई हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर ले। और सेम इसी तरीके का डर एक और कंपनी थी मोइट हेनेसी, इसको भी था। तो एलवी और मोइट हेनेसी जो थी इस डर की वजह से आपस में मीटिंग करी और इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये मर्जर कर लेंगे। इनका प्लान सिंपल था कि दोनों कंपनियां मर्जर करके अपने आप को इतना बड़ा बना लेंगी कि किसी आउटसाइडर के पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो इनको टेक ओवर कर सके। अब टेक ओवर के डर से मर्जर तो इन्होंने कर लिया था, लेकिन मर्जर के कुछ ही दिन बाद ये दोनों आपस में ही लड़ने लगे। जैसे एलवी का कहना था कि कंपनी का जो नाम है मर्जर के बाद वो LVMH होना चाहिए, एलवी पहले आना चाहिए। और मोइट हेनेसी जो थी उसका कहना था कि कंपनी का नाम MHLV होना चाहिए, MH पहले आना चाहिए।
फिर बहुत दिनों तक डिस्कशन होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि नाम LVMH रहेगा, लेकिन जब बोला जाएगा तो मोहित हेनेसी लुई विटॉन बोला जाएगा। इस मर्जर के बाद कंपनी के अंदर पावर किसके पास ज्यादा रहेगी, वो LV के पास रहेगी कि मोहित के पास रहेगी, इसको लेके डेली बेसिस पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए और दोनों कोशिश करने लगे कि किसी और को भी अपने साथ सीक्रेटली इन्वॉल्व करके ये जो LVMH ब्रांड है इसको अपने पावर में ज्यादा रखें। मर्जर के बाद मोहित हेनेसी के जो लोग थे वो चाहते थे कि LVMH जो ब्रांड है इसमें LV के लोग कम इंटरफेयर करें, कम पावरफुल रहे, और ऐसा तभी पॉसिबल था जब मोहित हेनेसी के पास ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स हों। और उसके लिए मोहित हेनेसी जो कंपनी थी उसने एक प्लान बनाया। उसने चुपके से अपने साथ एक और पार्टनर जोड़ के सीक्रेटली LVMH के शेयर्स खरीदने स्टार्ट कर दिए। और सेम चीज LV के जो हेनरी थे ये भी करने लगे। हेनरी ने क्या किया, उन्होंने बर्नार्ड आर्नोल्ड को लेके आए, और ये जो बर्नार्ड आर्नोल्ड को लेके आए हेनरी, ये इनको लाना बहुत ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि ये जो बर्नार्ड थे ये पहले से ही टेक ओवर करने में माहिर थे। तो जब ये सारी चीजें हुई तो इसमें बर्नार्ड ने क्या किया, इन्होंने सीक्रेटली कुछ कॉर्पोरेट के साथ मिलके LVMH के शेयर्स खरीदने स्टार्ट कर दिए। एक बार इन्होंने $1.6 बिलियन डाले LVMH के अंदर, और ऐसे ही दूसरी बार में इन्होंने $600 मिलियन डाले LVMH के अंदर। और ऐसा करने के बाद बर्नार्ड जो थे वो सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए LVMH में, और 13 जनवरी 1989 को बर्नार्ड जो है वो LVMH के चेयरमैन बन जाते। अब यहां से हेनरी की LV और मोहित हेनेसी को समझ में आ गया कि आपस में लड़ने के चक्कर में ये बहुत बड़ी गलती हो गई है इनसे। इन्होंने बात करके बर्नार्ड से ट्राई किया कि क्रिश्चियन डियोर परफ्यूम जो है कि तुम ले लो, और LVMH का जो कंट्रोल है उस पर हमारा हक रहने दो। उल्टा इन दोनों को LVMH के बोर्ड से हटा देते हैं। कोर्ट में काफी दिनों तक केस चलता है, बर्नार्ड केस जीत जाते हैं और LVMH को अपने अंडर में ले लेते हैं। और फिर इसके बाद विटॉन फैमिली, जिसने पूरा LV का ब्रांड बनाया था, उनके हाथ से कंपनी निकल जाती है। अब इसके बाद बर्नार्ड क्या करते हैं, ये LVMH को अपने अंडर लेने के बाद 75 और बड़े ब्रांड जैसे केंजो, बर्लूटी, ये सब LVMH के अंडर ले लेते हैं और धीरे धीरे करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। तब से लेके आज तक आप कभी भी वर्ल्ड की टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देखोगे, हमेशा टॉप 5 के अंदर बर्नार्ड जो है वो आपको जरूर दिखेंगे। इनकी और इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है उसमें सिर्फ $38 बिलियन का ही फर्क है। बर्नार्ड के इस एक मूव ने इनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। पूरा लुई विटॉन का जो ब्रांड था वो इनके हाथ में आ गया, और जो लुई विटॉन की फैमिली थी उसको पूरी तरीके से हटना पड़ा। बर्नार्ड टेक ओवर करने में बहुत ज्यादा माहिर थे। ऐसे ही गुची का जब स्ट्रगल फेस चल रहा था और गुची IPO लेके आया था, तो बर्नार्ड ने सीक्रेटली गुची के भी 34% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए थे, ताकि जो LVMH के साथ किया था वो गुची के साथ भी कर लें। बर्नार्ड जो है वो आज तक एक भी कंपनी इन्होंने खुद से नहीं बनाई है, लेकिन हॉस्टाइल टेक ओवर करने में जो इनकी महारत है, इन्होंने बहुत सारी कंपनी अपने अंडर में ली है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज इनसे डरती हैं। और जैसे ही गुची को इसके बारे में पता चलता है कि बर्नार्ड जो है इनकी नजर गुची के ऊपर है, तो गुची ने मीटिंग वगैरह करी, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान लेके आए, इसके थ्रू इन्होंने नए शेयर्स इशू कर दिए। अब जब नए शेयर्स इशू किए तो बर्नार्ड ने जो गुची के अंदर जो शेयर्स खरीद रखे थे उसका परसेंटेज कम हो जाता, क्योंकि और नए शेयर्स जो है वो इशू हो गए थे। और फिर इसके बाद जब बर्नार्ड को लगने लगा कि ये लोग समझ गए और आगे इनकी स्ट्रिक नहीं चल पाएगी, तो गुची के जो बाकी शेयर्स थे वो बर्नार्ड बेच के चले जाते हैं। ऐसे ही हर्मीज के बैग का बहुत ज्यादा नाम होने लगा था। LV का अगर कोई कॉम्पिटिटर असली माना जाता है तो हर्मीज के बैग ही माने जाते हैं। तो बर्नार्ड ने क्या किया था, इसके भी शेयर्स सीक्रेटली खरीदने चालू कर दिए थे, लेकिन हर्मीज जो है इसको 200 साल से हर्मीज की 50 फैमिली मेंबर जो है वो चला रहे हैं। तो इन्होंने एक अर्जेंट फैमिली मीटिंग करी और इनकी फैमिली के जो सारे 67% शेयर जो थे उसको कंसोलिडेट किया और रूल बना दिया कि अब आगे से बिना फैमिली की परमिशन के कोई भी शेयर नहीं बेचेगा। और बर्नार्ड ये जो सीक्रेटली शेयर्स खरीद के हर्मीज को टेक ओवर करना चाह रहे थे, इसको लेकर हर्मीज की फैमिली ने इनके ऊपर फ्रेंच स्टॉक मार्केट रेगुलेटर AMF में केस भी कर दिया था और फिर फाइन भी लगा था इनके ऊपर। तब जाके बर्नार्ड पीछे हटे। फिर बर्नार्ड ने आगे चल के टिफनी को भी खरीद लिया था। बर्नार्ड का ये मानना है कि जैसे जैसे दुनिया की GDP बढ़ेगी, लग्जरी ब्रांड और ज्यादा फ्लरिश करेंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा लग्जरी चीजें खरीदेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्लेस करते हैं जैसे कि उस प्रोडक्ट को खरीदने से आपका स्टेटस बढ़ेगा। कई सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि अगर आप एक यूनिक LV का प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करते हो तो वो गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न दे देता है आपको अगर आप सेकेंडरी मार्केट में जाके बेचते हो। LV के हैंडबैग्स 15 लाख तक के आने लगे हैं और लिमिटेड एडिशन तो और भी ज्यादा महंगे हैं। LV जो है वो बाकी कंपनीज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से प्लेस करने के लिए। इनका हर बैग ऐसा नहीं है कि एक मशीन चल रही है और बैग बनते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि LV के बैग्स हैंडमेड होते हैं जो
कि फ्रांस और इटली जैसे कंट्रीज में बनते हैं। इसमें एक कैच भी है, भी आगे बताऊंगा कि ये बनने का जो प्रोसेस है इसमें क्या दिक्कत है। एक बैग को बनाने में 100 से 300 स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं ये, और जो लोग ये बैग्स बनाते हैं उनको 2 साल पहले ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद एक बैग को बनाने में 30 से ज्यादा लोग लगते हैं। क्वालिटी चेक एकदम परफेक्ट रखने के लिए ये एक बैग को मिनिमम 500 बार जिप और अनजिप करके 7 पाउंड के वेट के साथ इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करवाते हैं। इनफैक्ट एलवी के कई बैग्स में क्रोकोडाइल, पाइथन और ऑस्ट्रिच की स्किन यूज होती है। मार्केटिंग में भी इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं ताकि दुनिया भर के अमीर लोगों तक एलवी की जो एक यूनिक स्टोरी है वो पहुंचे। एलवी कभी भी डिस्काउंट नहीं देता। अगर आपको एलवी के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि या तो वो प्रोडक्ट फेक है या फिर वो सेकंड हैंड है। ये कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एक टारगेट रखते हैं कि उतने ही पीस बनाएंगे, और अगर इनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं तो उसको ये जला देते हैं, लेकिन डिस्काउंट नहीं देते। एक्चुअली इसमें इनको एक बेनिफिट भी होता है कि अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में इंपोर्ट करती है तो उस पर उसको इंपोर्ट टैक्स देना होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है और अगर उसको कस्टम की जो टीम होती है उसकी गाइडेंस में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पहले जो इंपोर्ट टैक्स लिया गया था वो वापस आ जाता है। लेकिन ये जो जलाने का प्रोसेस है इसको लेके एनवायरनमेंट के भी काफी सारे इश्यूज उठ गए हैं। तो ये जो जलाने की जो प्रैक्टिस है एलवी अब इससे धीरे धीरे पीछे हट रहा है। वेस्ट फ्रेमवर्क डायरेक्टिव, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990 के तहत इन सारी चीजों को रोका जा रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि एलवी को एलीट क्लास से ही डील करना है, इसलिए एलवी अपने स्टोर्स को दुनिया की सबसे प्राइम लोकेशन पे खोलता है। फिर उसके लिए चाहे एलवी को कितना ही रेंट क्यों ना देना पड़े। जैसे एलवी के रोम वाले स्टोर का रेंट जो है वो $14.6 मिलियन पर ईयर का होता है। पेरिस वाले स्टोर का जो रेंट है वो $26 मिलियन पर ईयर का बनता है। ऐसे ही हांगकांग का $51 मिलियन पर ईयर है। दिल्ली का जब एम्पोरियो मॉल जब बना भी नहीं था उससे पहले ही कंफर्म कर दिया गया था कि एलवी इस मॉल की सबसे बेस्ट लोकेशन पे रहेगा। अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। लॉकडाउन में जब स्टोर्स बंद हो गए थे तो इन्होंने चलते फिरते स्टोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ये मूवेबल स्टोर्स अपने कस्टमर्स के घर पे भिजवाते थे। कस्टमर उसके अंदर जाता था और जो प्रोडक्ट चाहिए होता था वो सेलेक्ट कर लेता था। और कोविड के अंदर भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत सक्सेस मिली थी। एलवी दुनिया के अंदर जो भी स्ट्रेटेजी लेके आता है बाकी जितने भी बिजनेसेस होते हैं, लग्जरी ब्रांड होते हैं, उनके लिए एक ट्रेडमार्क की तरह हो जाता है और फिर बाकी ब्रांड भी उसको फॉलो करने लगते हैं। बर्नार्ड ने एलवी को टॉप बनाने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के तहत हर लग्जरी ब्रांड को खरीद के या फिर टेक ओवर करके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एलवी ब्रांड के अंडर ले आए। वर्टिकल एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि लुई विटॉन के अम्ब्रेला के नीचे नए नए प्रोडक्ट्स और कैटेगरी को ऐड करना, जैसे फैशन के साथ परफ्यूम, वॉचेस एंड ज्वेलरी जैसे नए सेगमेंट में घुसना। तो इससे होता क्या है कि एक ब्रांड के अंदर ही कस्टमर्स को ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो किसी और ब्रांड में नहीं जाते। जैसे लुई विटॉन पहले सिर्फ फैशन के लिए फेमस था, लेकिन उसने अपने ब्रांड में डियोर परफ्यूम और टैग हeuer वॉचेस को ऐड करके अपनी प्रोडक्ट लाइन को और बढ़ा दिया। इससे एक ही ब्रांड के अंदर लग्जरी का फुल पैकेज मिल जाता है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का मतलब है कि अपने कॉम्पिटिटर को खरीदना, मतलब कि कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लो ताकि मार्केट में कोई बचे ही ना और पोजीशन और स्ट्रांग हो जाए एलवी की, और एलवी एक लौता ऑप्शन बचे लोगों के सामने। जैसे बर्नार्ड ने लुई विटॉन के कॉम्पिटिटर ब्रांड जैसे टिफनी हो गया, बुल्गारिया हो गया, इनको खरीदा। इससे ना सिर्फ उनकी मोनोपोली बनी बल्कि लग्जरी इंडस्ट्री में उनका कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इन सारी हरकतों की वजह से एलवी के जो कॉम्पिटिटर हैं इनसे परेशान रहते हैं। एक अमेरिकन ब्रांड है कोच, इसने तो जापान के फेयर ट्रेड कमीशन में कंप्लेन कर दी थी कि एलवी जापान के डिपार्टमेंटल स्टोर को धमकी दे के आया है कि अगर कोच के प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो हम अपना स्टोर यहां से बंद करके चले जाएंगे। एलवी जो है वो अपने ब्रांड को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और मनमानी भी करता है। इन्होंने हर रीजन में 50 से 100 लीगल प्रोफेशनल रखे हैं, जिसमें लॉयर्स, पैरालीगल्स और सपोर्ट स्टाफ की टीम है जिनकी फुल टाइम जॉब होती है कि कोई एलवी के ब्रांड को गलत तरीके से ना यूज कर ले। एक बार तो एलवी ने गूगल के ऊपर ही केस कर दिया था क्योंकि कुछ वेबसाइट जो फेक एलवी के बैग्स बेचती थी वो गूगल पे सर्च करने पे स्पॉन्सर वाले सेक्शन में बहुत ऊपर सर्च पे आ जा रही थी। तो शुरू में तो पेरिस रीजनल कोर्ट ने गूगल को गिल्टी बता दिया था, लेकिन फिर गूगल ने यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील किया, तब जाके गूगल बचा। ऐसे ही ब्रिटनी स्पीयर का एक म्यूजिक वीडियो था डू समथिंग, उसमें वो जो कार चला रही थी उस कार का जो डैशबोर्ड था उसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ था वो एलवी के चेरी ब्लॉसम डिजाइन से मिलता जुलता था। एलवी ने इसको लेके केस कर दिया जिसकी वजह से सोनी बीजीएम, MTV से इस गाने की ब्रॉडकास्टिंग तक रोक दी गई थी और 80,000 यूरो तक का फाइन लगा था। हैंगओवर मूवी सीरीज के जो सेकंड पार्ट था उसमें कैरेक्टर कहता है बी केयरफुल, दैट इज लुइस विटॉन। लुई विटॉन नहीं बल्कि लुइस विटॉन कहता है। इस चीज के लिए भी इनके ऊपर केस ठोक दिया था इन्होंने। इन सारी चीजों से लेके चाइना की जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा एलवी से परेशान रहती है। चाइना के अंदर एलवी का काफी बड़ा मार्केट है, ऑलमोस्ट 40% मार्केट है। एलवी जो सारी चीजें करता है चाइना इसको एक थ्रेट की तरह देखता है और इसके लिए चाइना ने कई सारी चीजें भी की हैं। जैसे चाइना के अंदर इन्होंने एक
लग्जरी शेमिंग मेथड यूज किया है। इसमें जो लग्जरी ब्रांड जो यूज करते हैं उनको पब्लिकली शेम किया जाता है। सुनने में बहुत ही हल्की चीज लग रही है, लेकिन इसका एक्चुअल में इंपैक्ट पड़ा। एलवी की जो सेल्स थी वो कम हो गई थी इसके बाद। एलवी जिस भी कंट्री में बिजनेस करने जाता है वहां पे अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके पॉलिटिशियंस से अपने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे जब एलवी इंडिया के अंदर आया तो पहले इंडिया के अंदर ये था कि जो भी फॉरेन ब्रांड इंडिया में आएंगे तो उनको अपने रिटेल बिजनेस की सिर्फ 51% ओनरशिप ही मिलेगी, 49% इंडियन पार्टनर्स का होना जरूरी है। तो इसको लेके एलवी के सीईओ ने 2002 से 2007 तक इंडिया के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर कमलनाथ से बैक टू बैक मीटिंग की कि इसको 51% से हटा के कैसे भी 100% कर दो। और फिर 2011 में जाके ये रूल आया कि सिंगल ब्रांड रिटेल जैसे एलवी है इसमें फॉरेन कंपनी चाहे तो 100% ओनरशिप रख सकती है। और एलवी ये जो अपनी यूनिक रॉयल्टी की स्टोरी जो अपनी एलीट कस्टमर को सेल करता है, इसको भी बीच बीच में झटका लगता रहता है। और सबसे बड़ा झटका इसको लगा था जब गार्जियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी। गार्जियन ने कहा कि बर्नार्ड जो है ये लुई विटॉन को एक हेरिटेज लग्जरी ब्रांड बोल के मार्केट में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि इनका ज्यादातर काम जो है वो आउटसोर्सिंग और मास प्रोडक्शन का है, जो कि अपने एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे लिखना है कि मेड इन फ्रांस, तो जो लास्ट स्टेप है उस प्रोडक्ट को बनाने का वो फ्रांस में होना चाहिए, तभी वो लिख सकता है। तो गार्जियन का कहना है कि ये वैसे तो अपना सारा का सारा काम जो है वो पैसा देके चीप लेबर से रोमानिया वगैरह से करा लेते हैं, और जो लास्ट टच होता है जो बहुत ही बेसिक होता है उसको फ्रांस और इटली में दिखा के उस पर मेड इन इटली, मेड इन फ्रांस दिखा देते हैं और झूठ बोलते हैं कि ये सब इन हाउस है इनका। यहां तक कि ऐसे भी एलिगेशन एलवी के ऊपर लगे हैं कि ये जो बोलते हैं कि हम 2-2 साल की ट्रेनिंग करवाते हैं, ये सब नहीं कराते हैं। ये सिंपली रोमानिया से सारा काम करवाते हैं, जहां लेबर को ये 133 यूरो पर मंथ देते हैं इतने महंगे बैग के लिए जो इतने महंगे में बेचते हैं। और सिर्फ इतनी दिक्कतें नहीं है, एलवी के पीछे पीटा भी पड़ा हुआ है। एलवी की एक लेदर प्रोसेसिंग फैसिलिटी है हैंग लॉन्ग टेनरी। यहाँ पे पीटा ने इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि एलवी जो प्रोडक्ट में पाइथन, क्रोकोडाइल और स्नेक्स की जो स्किन यूज कर रहा है उसके लिए एनिमल को जरूरत से ज्यादा गलत ट्रीट किया जा रहा है, और कुछ छोटे छोटे एडवांटेज के लिए जिंदा जो क्रोकोडाइल हैं उनकी स्किन निकाल रहे हैं। ऑस्ट्रिच जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। और जब बहुत दिन तक पीटा इनके पीछे लगा रहा और काफी दिनों तक एक्शन नहीं हुआ, तो इसको लेके पीटा ने क्या किया, लुई विटॉन के शेयर्स खरीद लिए ताकि पीटा को एलवी की जो शेयर होल्डिंग मीटिंग होती है उसमें जाने का मौका मिले। और फिर पीटा ने शेयर खरीदे और पीटा के लोग उस मीटिंग में गए और बहुत जम के प्रोटेस्ट किया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को आके इनको हटाना पड़ा और पूरे वर्ल्ड में न्यूज बनी। और यही पीटा चाहता था। पीटा अपनी वेबसाइट पे भी ये सारी वीडियोस डाल के इनके अगेंस्ट में लिखता रहता है। अभी भी अगर आप सर्च करोगे इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वो जो वीडियो है जिसमें ये सब काटा वगैरह जा रहा है, ये सब ये लोग अपलोड करते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये सारे इश्यूज भी हैं एलवी के साथ, जिनको लेके एलवी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। लेकिन अब बात यह है कि कितने भी इशू हुए हों एलवी के साथ, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी बर्नार्ड जो है वो एलवी को डे बाय डे ऊपर लेके जा रहे हैं। अलग अलग स्ट्रेटेजी लगा के 2023 में एलवी की जो वैल्यूएशन थी वो $124.8 बिलियन निकली थी। ये बहुत बड़ा नंबर है। एक 13 साल का बच्चा जिसके पास एक टाइम पे खाने तक को नहीं था, आज की डेट में उसके नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड चल रहा है। ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिससे पता चलता है कि अगर कोई सही से मेहनत करे तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। लास्ट में एक बार आपको बता दूं कि उडू साइन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।